हमने पिछली वीडियो में स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन कंट्रोल के बारे में पढ़ा था और इसमें हम स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल का प्रोसेस पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे करते हैं। अब चलिए, ये आपके पिछले टॉपिक्स है, यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। तो इस प्रोसेस के आपको स्टेप सारे के सारे एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे अगर आप अपने एग्ज़ाम में लिखना चाहते हैं। और अब हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करते हैं अपनी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को, अपनी स्ट्रैटेजिक चॉइसेस को जो आपने फॉर्मुलेशन स्टेज पर डिसाइड की थी उनको। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर होता है हमारा कि हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जैसे कि प्लानिंग में हमारा रहता है कि हम कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि जो हमें अचीव करना है वो हम यहाँ पे सेट करते हैं। उस स्टैंडर्ड को सेट करने के बाद हम अपने टारगेट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी टारगेट रहता है। देन उन टारगेट्स को मेजर करते हैं, मतलब हमारी जो परफॉर्मेंस हुई है उसको मेजर करते हैं और उस परफॉर्मेंस को हम फिर कंपेयर करेंगे। यहाँ पे कंपेयरिंग की स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पे COMPARING आता, ठीक है। इसको आप इग्नोर करना। उसके बाद आप फाइंडिंग द कोजेज ऑफ डेविएशन, देन हम करेक्टिव मेजर्स को लिस्ट आउट करते हैं, उनकी लिस्ट बनाते हैं। देन सिलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करेक्टिव मेजर्स एंड देन रिव्यू और फॉलो अप। अब हम एक एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस स्टेप में क्या होता है हमारा। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। द स्ट्रैटेजिस्ट शुड सेट टारगेट्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस इन ऑल द की रिजल्ट एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द की रिजल्ट एरियाज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज और डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल एटसेट्रा। जो मैनेजर्स होते हैं जो स्ट्रैटेजी को बना रहे हैं पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कि हमें इतना तो अचीव करना है, अपने कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड है और हमें इतने तक तो रहना ही है, उसके नीचे नहीं जाना। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी ने अपना टारगेट रखा कि हमें 5 लाख यूनिट्स की सेल करनी है, ठीक है। तो उसने वो स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हमें 5 लाख तक की सेल करनी है, इससे नीचे हम नहीं जा सकती, ठीक है। तो उसके लिए वो इंपॉर्टेंट एरियाज जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो जिनका की रिजल्ट एरियाज़ का मतलब है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं अपने आपकी जो स्टैंडर्ड है उसको अचीव करने के लिए, उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और ये जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन में, फाइनेंस डिपार्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट, ओके। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया हर डिपार्टमेंट का अपना, ठीक है। देन उसके बाद हम टारगेट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्लान टारगेट्स की तरफ दिशा उनकी करते हैं जिससे कि वो प्लान टारगेट्स को अचीव कर सकें। यहाँ पे हम नेसेसरी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं जिससे कि हम टारगेट्स को अचीव कर सकें। मतलब जैसे हमने वो टारगेट सेट कर दिया, इसके लिए हम फिर पॉलिसी फ्रेम करेंगे कि भाई हमें कैसे उसको, पॉलिसी होती है कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें यहाँ पे बताती हो कि कोई प्रॉब्लम आई तो उसके लिए आप क्या सोल्यूशन फॉलो करोगे। जो टॉप मैनेजर्स हैं वो ये सारी चीज़ें बता देते हैं। कई बार आपने सुना होगा, आपने किसी प्रोडक्ट की कंप्लेन करी और आप मतलब आफ्टर 1 ईयर करी वो कंप्लेन, तो वो बोलते हैं कि नहीं सर ये हमारी पॉलिसी में नहीं है, ठीक है। तो उनके पास ऑलरेडी एक पॉलिसी उनको दे दी जाती है कि आपकी सिचुएशन में क्या करोगे, वो इस तरीके की होती हैं। यहाँ पे एक्टिविटीज़ को फिर वो जो भी उनको अचीव करना होता है उसकी तरफ उनको डायरेक्ट करते हैं, मतलब डायरेक्शन देते हैं, और जो भी ज़रूरी पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं वो फ्रेम करते हैं, ठीक है, जिससे कि उनके टारगेट्स अचीव हो सकें। और जो ये पॉलिसी एंड प्रोग्राम है ये आपको पता है ये प्लान्स के ही टाइप हैं, ठीक है। उसके बाद है परफॉर्मेंस का मेजरमेंट होता है। परफॉर्मेंस जो है इंडिविजुअल्स की, डिपार्टमेंट्स की मेजर की जाती है पीरियडिकली, ठीक है। नेसेसरी रिपोर्ट्स और टेबल्स आर प्रिपेयर टू इंडिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल। द रिपोर्ट्स में बी प्रिपेयर्ड सेक्शन वाइज, एक्टिविटी वाइज एंड पीरियड वाइज। यहाँ पे जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट तो की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया जाता है। मतलब वैसे तो सबकी करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी हम ज़्यादा परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। यहाँ पे हम रिपोर्ट्स, टेबल्स, ठीक है, वो प्रिपेयर करते हैं जिससे कि हमें उनकी परफॉर्मेंस का पता लग जाए। फॉर एग्जांपल क्या होता है, जब कंपनी की हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो क्या क्या दे के रखते हैं, हमने जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, ठीक है। इन सब से हम उनकी इन्फॉर्मेशन एकदम से हमें एक्सट्रैक्ट हो जाती है इन्फॉर्मेशन। वो कैसे, क्योंकि वो बाइफरकेट होती है कि भाई इतना यहाँ पे है, अगर
पैसे की बात है, कैश कितना लगा, तो उसमें वो दिखाते हैं कि इस चीज़ पे एसेट्स पे इतना हुआ, करंट एसेट्स पे इतना हुआ, मतलब नॉन करंट एसेट पे इतना हुआ, करंट लाइबिलिटी में फंड फ्लो हमारा इतना आया, वो सारी चीज़ें वो दिखाते हैं। ठीक है, इस तरह के चार्ट्स बनाए जाते हैं सेक्शन वाइज, एक्टिविटी वाइज और पीरियड वाइज। ठीक है, पीरियड वाइज का मतलब है क्वार्टरली, एनुअली और मंथली भी रिपोर्ट्स बनाते हैं। ठीक है, एक्टिविटी वाइज होता है कि आपकी जो जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आप पढ़ते हो एबीसी कोस्टिंग। ठीक है, तो एबीसी कोस्टिंग के अंदर हम एक्टिविटी वाइज परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डरिंग कोस्ट, जैसे कोई आपने 3 एक्टिविटी आपने रख रखी है, पॉलिशिंग का काम कर रही है आपकी फर्म। ठीक है, और वो बनाने का काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिशिंग की एक्टिविटी वाइज डिटेल रखेंगे और जो बनाने में जो भी हो रहा है उसका जो भी कॉस्ट वगैरह है उसका हम एक बनाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमें एक्टिविटी वाइज चीज़ों का पता लगता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा सही चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। ठीक है, उसमें कौन सी एक्टिविटी लैग कर रही है या फिर कौन सी एक्टिविटी आगे है। देन उसके बाद हम रिपोर्ट्स को सेक्शन वाइज भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है और परफॉर्मेंस को पीरियडिकली मेजर करते हैं। मतलब इट्स अ रेगुलर प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, और किस तरीके से करते हैं, रिपोर्ट्स में, टेबल्स में, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ्स, इन सब चीज़ों में। देन वो क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं अपने प्लान्स के साथ, जो उन्होंने स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड सेट किए हैं। ठीक है, उनके साथ वो अपनी परफॉर्मेंस को देखते हैं कि क्या वो उतना अचीव कर पाए या फिर नहीं कर पाए। ठीक है, और उसको मेजर करने के बाद उन जो गैप होता है उसके बीच में, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अगर वो पॉजिटिव होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी हम देखते हैं कि भाई क्या फैक्टर्स ने हमें ज़्यादा मदद करा उस गोल को अचीव करने पर, तो फिर हम उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो अगेन हमारे लिए की फैक्टर्स हो जाते हैं। बाकी अगर नेगेटिव हमारा गैप रहता है तो उसमें हमारी डेविएशंस जो शॉर्टफॉल हुआ है उसको मैनेजर जो है वो कंपेयर करता है, उसको देखता है, एनालाइज करता है कि वो क्यों हुआ है, उसके पीछे के कारण को समझने की कोशिश करता है। देन यहाँ पे 5th स्टेप हमारा रहता है कोजेज ऑफ डेविएशन। कोजेज मतलब जो डेविएशन, जो डिफरेंसेस हमारे परफॉर्मेंस में आए हैं, प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, उसके जो कॉजेज़ हैं, कारण को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो मैनेजर है, जो कारण है डेविएशंस के, उनको स्टडी करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब स्पेशली तब जहाँ पे नेगेटिव डेविएशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 5 लाख यूनिट का उन्होंने टारगेट रखा था, हमने स्टेप 1 में डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड टारगेट था कि हमने 5 लाख यूनिट्स को अचीव करना है, सेल्स को। तो अब वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया। सपोज करो कि वो 4,50,000 यूनिट्स की हम सेल कर पाए। जो शॉर्टफॉल हुआ है, जो गैप है, 50,000 की सेल क्यों नहीं हुई, तो जो वो गैप है उसको हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पे कारण ढूंढते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। आपका एडवर्टाइजिंग कैंपेन खराब था। ठीक है, आपके जो डीलर्स के साथ रिलेशनशिप्स है वो बिगड़ गए। ठीक है, या फिर आपके कोई कॉम्पिटिटर आपके प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में। ठीक है, या फिर आपके प्रोडक्ट के साथ क्वालिटी इश्यूज़ हैं। ठीक है, कि वो क्वालिटी इश्यूज़ को मीटअप नहीं कर पा रहा है, या फिर प्राइस ज़्यादा है, या फिर ऐसा है कि कोई प्राइसिंग के साथ कुछ अच्छी खासी प्रॉब्लम है जो उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है आपकी प्रोडक्ट की सेल्स के ऊपर। जनरली मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न रहता है प्राइस का। ठीक है, और बाकी बहुत सारे रीजंस भी होते हैं, जो मतलब बहुत नंबर ऑफ रीजंस हैं, ये तो कुछ ही रीजंस हैं। ठीक है, अब उसके हिसाब से आप डेविएशंस को फाइंड आउट करोगे। जो भी आप रीज़न आपको सॉलिड लगेगा कि हाँ ये रीज़न सही है, तो आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ये पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे हम करेक्टिव मेजर्स, जो भी हम मेजर्स ले सकते हैं उनको लिस्ट आउट करेंगे, उनकी लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, जिससे कि जो डेविएशंस है हमारे, हम उनको हटा सकें। फॉर इंस्टेंस शॉर्टफॉल हो गया अगर सेल्स में, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजिंग को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, कि भाई लोग और ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। ठीक है, अगर क्वालिटी इश्यूज़ है तो हम क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर हमारे डीलर्स हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो उनको हम इंसेंटिव्स देंगे। अगर प्राइसिंग के इश्यूज़ हैं तो हम अपनी जो प्राइसिंग पॉलिसीज़ है, जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स के अंदर आते हैं, तो उसमें हम चेंजेस इंट्रोड्यूस करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम करेंगे। और उसके बाद हमारा 7th स्टेप होता है सिलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करेक्टिव मेजर्स। जैसे हम एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं करेक्टिव मेजर्स की, तो मैनेजर जो है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं करेक्टिव मेजर्स की, कि भाई जो भी हमारे लिए कॉस्ट कितनी पड़ेगी, उस कॉस्ट में हमें कितना बेनिफिट होगा, वो चीज़ हम देखते हैं ना। जैसे कि अगर आपको 50,000 यूनिट्स और सेल इंक्रीज़ करनी है अपनी, ठीक है, तो आप देखोगे कि उसका खर्चा कितना आ रहा है। अगर 50,000 यूनिट की आपको सेल करनी है और आपके प्रोडक्ट का प्राइस है 10 रुपये, ठीक है, तो आपकी 5 लाख की सेल होगी। ठीक, बट अगर ऐसा है कि आपको जो करेक्टिव मेजर आपने लिया है, सपोज़ करिए कि आपने एडवर्टाइजिंग पे और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की सोची, वो 6 लाख रुपए आपको पड़ रहा है। ठीक है, तो 5 लाख की सेल्स, 5 लाख रुपए की सेल्स के लिए आप 6 लाख रुपए का खर्चा कर दोगे,
तो वो चीज़ आप देखोगे, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजर जो है वो कॉस्ट और बेनिफिट की एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो वो बेस्ट फिजिबल ऑप्शन होता है, बेस्ट फिजिबल ऑप्शन ये रहता है कि जो उनकी फर्म के लिए सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, कॉस्ट वाइज, क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज, जो भी उनके लिए सही रहता है, बेस्ट फिजिबल, जो भी फिजिबल है, जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो उसको सिलेक्ट करते हैं। देन उन मेजर्स को वो इम्प्लीमेंट करते हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस होता है, जो भी करेक्टिव मेजर्स वो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। देन रिव्यू और फॉलोअप करना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ तक ही काम कर दिया, आपने करेक्टिव मेजर ले लिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो यहाँ तक आपका काम ख़त्म नहीं होता, आपको रिव्यू भी करना पड़ेगा। ठीक है, कि जो करेक्टिव मेजर आपने लिए हैं क्या वो डेविएशंस को सही कर रहे हैं, डिफरेंसेस को सही कर रहे हैं, फिर नहीं कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो अच्छा है, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आपको एडिशनल करेक्टिव मेजर्स की ज़रूरत होगी। और यह ऐसा भी हो सकता है आपको दूसरे करेक्टिव मेजर्स की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा, अगर वो चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उसमें सही चीज़ें नहीं हो रही है। और फॉलोअप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आज के टाइम पे जो बैंक्स हैं, अगर वो किसी को लोन देना है, ठीक है, तो वो भी फॉलोअप करने लगे हैं कि वो जो लोन है, अगर एक किसान ने लोन लिया है तो वो अपनी एग्रीकल्चर पे लोन लेते हैं कि हमें अपने एग्रीकल्चर के लिए चाहिए। ठीक है, बट वो उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं वेडिंग्स पे, मैरिजेस पे, अपने बच्चों की। तो उसके लिए अब बैंक्स ने क्या स्टार्ट किया, फॉलोअप करना। फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप फॉलोअप नहीं करते तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। ठीक है, अगर आपने कोई करेक्टिव मेजर लिया है तो आप उसको फॉलोअप भी करो, उसको रिव्यू भी करोगे। ठीक है, तो यही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल प्रोसेस है हमारा। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, आई विल ट्राई कि मैं उनको सॉर्ट आउट कर सकूं। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करेंगे, जो हमारा है टेक्निक्स का, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल की, उसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा हम कोशिश करेंगे कि हम डिटेल में जाए, ऑल्दो जो नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे हमारे उसमें हम इन टेक्निक्स को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।